नमस्कार बच्चों, प्रमति हिलव्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यही के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माता के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरह गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को परिच पहुँचे, तब हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। कुंभ हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के दसकने से लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल कुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पैरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा कुंभू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, कैंप 1 6000 मीटर हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर्स बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में
अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। अब हम नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में पढ़कर लिखने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न है, एवरेस्ट अभियान दल कौन सी तारीख निकली थी? 7 मार्च को बचेंद्री पाल की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? किस जगह से शुरू होती है? एक मजबूत अग्रिम दल बेस कैंप में पहले किस कारण के लिए पहुंच गए थे? शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? नमचे बाजार को नेपालियों ने किस नाम से पुकारते हैं? बर्फ का बड़ा फूल कहाँ दिखाई दिया? शिखर की ऊपरी सतह के आसपास कितने किलोमीटर गति से हवा चलती है? शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर किससे झेलना पड़ा? 26 मार्च को शेरपा कुली की मृत्यु किस तरह हुआ? ग्लेशियर्स का मतलब क्या है? इन प्रश्नों को गद्यांश पढ़कर उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इस क्लास में बस इतना ही काफ़ी है। हम अगले हफ्ते और एक नए पाठ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।